हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द बेटे विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं साओ या चिल्ला को कहने लगा, योर मेजेस्टी एम्पायर रू को रिपोर्ट देते हुए, मैं था साओ या जिस इंसान से प्यार करता हूँ उसका नाम है था प्रिंसेस रू फेया। जो सुनी वह एम्पायर रू थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर कुछ भी नहीं कह पाता। उसी वक्त ये सुनी वह प्रिंस जीवाल हुआ कौन कहने लगा, क्या तुम मेरे ब्राइड को मुझसे छीनना चाहते हो? जनरल मेंशन का ये तीसरा लड़का, क्या ये इस प्रिंस को तो चौड़ मारना चाहता है? जो सोने के बाद जनरल ताबा बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगा, तुम रेबेलियस लड़के को कि तुम ये क्या कह रहे हो? लेकिन उसी को हम लोग देख पाते ताबा साहु थोड़ा सा घबरा देने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और उसके दोनों बहन उसके लिए परेशान होने लगा। और फिर एम्पायर वो अपने पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में चिल्ला और कहने लगा, तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ ऐसा कहने का? ये एम्पायर कोई भी फेया को तुम्हें नहीं देगा, इसीलिए इसके बारे में सोचना बंद कर दो। जब तुमने आज मुझे सेंसियरली चैलेंज किया है, गार्ड आको ताबा साहिब को जेल में ले जाओ। सच में दोस्तों, इस एम्पायर एक बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। उसी को हम लोग देख पाते हैं। एम्पायर हु के पावर को महसूस करने के बाद ताबा साहिब घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, भैया मेरे पिछली ज़िंदगी के अंदर तुमने अपनी ज़िंदगी को दाव में लगाया था मेरे लिए, लेकिन इस ज़िंदगी के अंदर मैं तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी को दाव में लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें लेट डाउन होने नहीं दूंगा। एम्पायर के ओहदा को सुनने के बाद जनरल ताबा चिल्ला और कहने लगा, योर मेजेस्टी। और फिर ताबा साहिब से कहने लगा, तुम 33 स्थान कोई के? जो सुने के बाद एम्पायर वो चिल्ला और कहने लगा, अपना मुंह बंद रखो। और सावे के दोनों बहनें उसके लिए परेशान होती कहने लगा, तीसरे भाई। उसी वो और एक कालती बता कहने लगा, ऐसा लग रहा है ताबा सावे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्यूज है, इसके पास एक बहुत अच्छा फ्यूचर था पहले से ही। उसी वो और एक कालती बता कहने लगा, इसने पहले ही 2 बार थे मैरिज प्रपोजल को रिफ्यूज कर चुका है, लेकिन फिर भी वो प्रिंसेस फिया के साथ शादी करना चाहता है। थर्ड प्रिंस जियाल वो और यंग मास्टर चेंगे दोनों ही यहाँ पर हैं। क्या तो ताबा साहब योर मेजेस्टी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? उसी वो हम लोग देख पाते ताबा साहब को ऐसे देखने के बाद प्रिंसेस फिया थोड़ा सा परेशान होने लगा। और फिर चिल्ला को अपने फादर से कहने लगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गुचेंगे कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर ताबा की डिसीजन से प्रिंसेस फिया थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं है। जो सुने भाई एम्पायर वो शौक हो जाते और प्रिंसेस फिया की तरफ देखने लगा। और प्रिंसेस फिया घबरा दिखा, नहीं मैं नहीं जानता था। और फिर एम्पायर वो कोल तौर में प्रिंसेस फिया से कहने लगा, भैया ऐसा लग रहा है तुम अपने फादर से बहुत कुछ छुपाने लगे हो आप। जो सुने के बाद प्रिंसेस फिया घबरा तो ये कहने लगा, फादर मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। लेकिन उसी बॉय एम्पायर वो उसके बात को काटते हुए कहने लगा, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज के बाद से तुम अपने पैलेस के अंदर ही रहोगे, मेरे उधार के बिना तुम बाहर नहीं निकल सकते। जो सुनी के बाद प्रिंसेस फिया थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ठीक है। और फिर उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, आज जो हो रहा है ऐसा लग रहा है हर एक चीज़ किसी ने यहाँ प्लान करके रखा है। साओ कि इतने आसानी से पहले प्रमोशन देना। उसी बात एम्पायर रू चेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं ही नहीं सोचा था आज के दिन इतना एम्बारेसिंग चीज़ हो सकता है। ये चीज़ सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही एम्बारेसिंग है। जो सुने के बाद गु चेंगे हंसते हुए कहने लगा, यो मास्टर ताबा की जो शब्द है वो उसने मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रेंज फील करा दिया था। मैं पहले से उसके स्ट्रेंज को थोड़ा सा अप्रिशिएट करता था, लेकिन अब जब मैंने उसे देख लिया। और फिर गुचेंगे अपनी दियामोनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे दोहरे ए पार से कोई भी खास काम नहीं कर सकता। गुचेंगी इस फॉर्म को देखने के बाद प्रिंसेस भैया बहुत ज़्यादा ही घबराने लगा। और फिर एम्पायर लो प्रिंस जियालुओ से कहने लगा, और प्रिंस जियालुओ के जो मैरिज प्रपोजल है उसके बारे में सोचने के लिए इस एम्पायर को थोड़ा सा वक्त चाहिए, और मैं आपको 5 दिन बाद जवाब देने वाला हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ, इसीलिए हर कोई अपने अपने घर जा सकता है आप। जो सुनने के बाद प्रिंस जियालुओ मुस्कुराते हुए कहने लगा, नेचुरली मैं एम्पायर तो ऊ के हर एक बात को मानूंगा, या वो जिस तरह से वो अरेंजमेंट करेंगे मैं ऐसे ही चलूँगा। और फिर अगले वो हम लोग देख पाते एम्पायर एल्डर झांग के साथ वहाँ से जाने लगा। और फिर एम्पायर वो एल्डर झांग से कहने लगा, क्या वो इंसान पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है? जो सुनने के बाद एल्डर झांग कहने लगा, हाँ योर मेजेस्टी वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। चाहे उसकी एबिलिटी कितनी भी ज़्यादा अच्छा क्यों ना हो, वो हमारे हाथ से नहीं निकल सकता। मुझे नहीं मालूम किस लिए आप इतना गुस्से में हैं उस पर, लेकिन ताबा साहब अभी एक अच्छे। उसी वह उसके बात को काटते हुए एम्पायर वो चीखते हुए कहने लगा, क्या ताबा साहब नहीं था उस शांति कॉम्पिटिशन में जो स्ट्रेंथ को दिखाया था वो पूरी तरह से नामुमकिन है उसके से किसी के पास होने क्या। असल में हम लोग उसे थोड़ा सा भी टॉर्चर नहीं कर सकते थे। ये हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। असल में हम लोग अगर उससे कुछ भी सीक्रेट को ढूंढ पाए तो भी वो हमारे एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
अगली पर हम लोग देख पाते आधा और गू चेंगे अपनी पैलेस की तरफ आने लगा, जहाँ पर गू चेंगे जब सेंतेस चूचू को रूप पर बैठे हुए देखने के बाद चौंकते हुए कहने लगा क्या, और फिर उसी पर उनकी सेंतेस चूचू के पास जाकर कहने लगा क्या गलत है बॉस जियांग के साथ। जो सुनी के बाद सेंतेस चूचू कोई भी रिएक्शन बिना दिए कहने लगा तो फिर ये ह्यूमन एंसेस्टर पैलेस का हेयर है यो मास्टर चेंगे, क्या तुम जुए यानी कि इम्पिया कोद के प्रिंस के साथ अपने मील को एंजॉय नहीं कर रहे थे। किस तरह से ये चीज़ इतनी जल्दी खत्म हो गया। जो सुनने के बाद गू चेंगे उसके साइड में बैठते हुए कहने लगा क्या तुम गुस्से में हो। जो सुनने के बाद सेंतेस चूचू थोड़ा सा निराश होते हुए कहने लगा मेरे पास इतना साहस नहीं है क्योंकि मैं ये मिंगकोंग नहीं हूँ, मेरे पास कोई भी साहस नहीं है तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने के लिए। जो सुनी के बाद गू चेंगे उसके कांधे पे हाथ रखते हुए कहने लगा हम लोग अपने फोर्स के साथ जुए या इम्पिया कोद के जो डिजास्टर है उसे ख़त्म नहीं कर सकते, इस चीज़ के साथ हमें स्लोली डील करना पड़ेगा, इसमें हम लोग थोड़ा सा भी जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो। जो सुनने के बाद सेंतेस चूचू कुछ भी नहीं कहता। सच में दोस्तों यह बस सेंतेस चूचू कुछ ज़्यादा भी सेध है। और फिर अगली बस सेंतेस चूचू गू चेंगे तब देखते हुए कहने लगा क्या तुम ताबा सायो या और यूफिया के जो एफियास के बारे में पहले ही जानते थे, इसलिए क्या तुम मुझे परेशान कर रहे थे। उसी वजह से सेंतेस चूचू के बात को काटते हुए गू चेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा तुम कुछ ज़्यादा भी स्मार्ट हो, मैं किसी और के लिए उनके मैरिज को अरेंज नहीं करता बनना। अब ये सुनने के बाद हम सेंतेस चूचू गू चेंगे से पूछने लगा तो भी तुम किस लिए उसे इतना टारगेट कर रहे हो, तुम शायद उसके बारे में यहाँ पर आने से पहले कुछ भी नहीं जानता था, मैंने सही कहा ना। जो सुनने के बाद गू चेंगे कहने लगा मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास हेवनली सोर्ड है। जो सुनने के बाद सेंतेस चूचू कहने लगा क्या हेवनली सोर्ड, और फिर सेंतेस चूचू को एक्सप्लेन करते हुए गू चेंगे कहने लगा हाँ क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी को इतने सालों से छुपा कर रखा था क्योंकि वो चाहता था मैं उसे ना ढूंढ लूँ, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। उस हांतिक कॉम्पिटिशन के अंदर मैंने उसे अच्छी तरह से ढूंढ लिया था, अगर उसने मुझे ये चीज़ पहले ही दे दिया होता तो फिर मैं उसे थोड़ा सा भी परेशान नहीं करता, लेकिन वो फिर भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। सच में दोस्तों गू चेंगे यहाँ पर खुद को ऐसे दिखा रहे जैसे कि वो बहुत अच्छा इंसान है यहाँ पर। जो सुनने के बाद सेंतेस जो थोड़ा सा सैद होकर कहने लगा तुम्हें ये चीज़ मुझे कहने की कोई भी जरूरत नहीं था। जो सुनने के बाद गू चेंगे सेंतेस चूचू के कान के बहुत ज़्यादा करीब जाकर कहने लगा मैंने पहले ही तुमसे कुछ भी नहीं छुपाने के बारे में सोचा है, या तो भी तुम मेरे सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानते हो, तो फिर इसका क्या ही और मतलब है। इससे भी ज़्यादा जो चीज़ मायने लगता है वो है हम लोग पहले ही एकदम मेरे काबिल बन चुके हैं। जो सुनने के बाद सेंतेस जो गू चेंगे से थोड़ा सा दूर हटते हुए कहने लगा कौन तुम्हारा वाइफ है, क्या ये मिंगकोंग तुम्हारा जब फियांसे नहीं है। जो सुनने के बाद गू चेंगे तो सेंतेस के साथ चिपकते हुए कहने लगा क्या मिंगकोंग, हाँ जरूर, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते। जो सुनने के बाद सेंतेस जो थोड़ा शर्माते और मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जो सुनने के बाद गू चेंगे स्टेज फेस बांध हुई कहने लगा क्या तुम मुझे इस तरह से लीड करने के बाद आप एबांधन करने के बारे में सोच रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाते सेंतेस चूचू आप रोते हुए गू चेंगे से गोए लगते हुए कहने लगा मैं तुमसे जरूर शादी करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों यह बार सेंतेस चूचू की जो फीलिंग है वो बिल्कुल असली है। इसके बाद गू चेंगे सेंतेस चूचू से किस करते हुए कहने लगा ये चीज़ बिल्कुल सही है, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो भी तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हर एक चीज़ को अच्छी तरह से हैंडल कर लूँगा। जो सुनने के बाद सेंतेस जो कहने लगा आधा अभी भी हमें देख रहा है, जिसके जवाब में गू चेंगे कहने लगा ये सिर्फ एक किस है और आधा को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उसी वक्त हम लोग देख पाते आधा उन्हें देखते हुए थोड़ा सा शर्माने लगा, यानी दोस्तों आधा को भी अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम चल रहा है। हमारा आधा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है दोस्तों। अगली पर हमें गू चेंगे महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गू चेंगे वो तियानचेंग से कहने लगा ये थोड़ा सा भी अप्रोप्रिएट नहीं है तुम्हारे लिए इस वक्त मेरे से मिल ले आना। जो सुनने के बाद वो तियानचेंग कहने लगा मुझे तुमसे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। जो सुनने के बाद गू चेंगे अपनी चाय को पीते हुए गोल तोड़ में कहने लगा किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ। जो सुनने के बाद वो तियानचेंग थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा मैं यहाँ पर सिंसियरिटी गुयोंग से चेंगे के साथ कोऑपरेट करने के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे बिना किसी वजह के मेरे एसासिनेशन प्लान को गिव अप करने के लिए कहा। क्या तुम भूल चुके हो हमारे एग्रीमेंट के बारे में, या फिर तुम वो तियान के स्थानीय लोग बनना चाहते हो। जो सुने बाद गू चेंगे कोल तो मैं उससे पूछने लगा क्या तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। जो सुने बाद वो तियानचेंग थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा नहीं मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ तुमसे एक एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए। अब ये सुने के बाद गू चेंगे स्टेज पे बांधते हुए कहने लगा क्या एक्सप्लेनेशन, अगर सोच को ना ये कुछ भी नहीं है,
मैंने तुम्हें तुम्हारे प्लान को कैंसिल करने के लिए कहा क्योंकि वो मेरे बिजनेस के बीच में आ रहा था। जो सुनने के बाद वो तियांजे चिल्ला गया, क्या तुम्हारे बिजनेस कौन सा जी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है उसे ऐसा सीन करने के ज़्यादा। जो सुनने के बाद गुच्चे कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन के लिए इंतजार करो। जो सुनने के बाद वो तियांजे थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा, तुम अगर ऐसा ही है तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। और फिर वो तियांजे वहाँ जाते हुए कहने लगा, मैं खुद अपने प्लान को कैरी आउट करूँगा। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते उसके सामने गुचेंगे ने अपना एक डेमोनिक बेरिया बना दिया है, जिसे देखने के बाद वो तियांजे घबराते हुए कहने लगा, इसका क्या मतलब है। उसी पर गुचेंगे खड़ा होते हुए कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। और भी गुचेंगे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम पहले ही मेरे बोट में चढ़ चुके हो और तुम आप मेरे परमिशन के बिना ही इससे बाहर निकलने चाहते हो। ये किस तरह के अच्छा इंसान होगा मेरे लिए। क्या तुम्हें लगता है मैं गुचेंगे तुम्हें छोड़ दूंगा। जो सोने के बाद वो तियांजे अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं पहले बहुत ज़्यादा ही हामिल था तुम्हारे साथ। तुम्हें ऐसा लगता है मुझे कौन तो कोना बहुत ज़्यादा ही आसान है। गुचेंगे मैं तुम्हें ऑफेंस करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम्हें लगता है मेरे पास थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं हो सकता। और फिर वो तियांजे अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा, अगर तुम सिर्फ अकेले की ताकत के बारे में बात कर रहे हो तो फिर वो तियान है मेरा कुछ भी मैच नहीं है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते गुचेंगे भी अपना डेमोनिक पावर को थोड़ा सा रिलीज कर रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते गुचेंगे अपनी आंखों में अपने डेमोनिक पावर को रिलीज करते हुए कोलतोन में कहने लगा, मैंने सोचा तुम एक अच्छा इंसान हो जिसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि भी है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते उसके रूम के अंदर जो बहुत ज़्यादा पार्पल रंग के उड़ा बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग जो रूम को खुलते हुए वो तियांजे के तो देख पाते हैं जिसका हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। और फिर वो तियांजे आप कहने लगा, सॉरी दोस्तों, गुचेंगे उसके पीछे से कहने लगा, मुझे वो सारी इंसान थोड़ा सा भी पसंद नहीं है जो खुद को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। आप वापस जाकर मेरे उधार का इंतजार करना सिर्फ। जो सुने के बाद वो तियांजे कहने लगा, ठीक है। सच में दोस्तों यहाँ पर वो तियांजे का हालत बहुत ज़्यादा बुरा कर चुका है गुचेंगे। और फिर हमें पहले थोड़ा सा आसमान का सीन दिखाता है और फिर हमें एक अंडरग्राउंड पिजन का सीन दिखाया जहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिरा हुआ है। उसी वक्त उनमें से एक सेल के अंदर हम लोग ताबा सायोया को देख पाते हैं जो आप खुद को कल्टिवेट करते हुए कहने लगा, आखिरकार मेरी सारी इंजरी आप पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन मैं पहले ही बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव था और मुझे डर लग रहा है, मैंने तो फिया को भी बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। और फिर ताबा सायोया अपनी आंखों को खुलती हुई कहने लगा, इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं पब्लिकली ये डिक्लेयर कर दिया था मैं गुचेंगे को लाइक करता तो फिर क्या वो एक अच्छा विलाप होता मेरे तो लिए उस सिचुएशन से निकलने के लिए। मुझे नहीं लगता ये सुनने के बाद एम्पायर वो मुझे और भी ज़्यादा एम्बारेस करता हुआ पर मैंने सही कहा ना, वो अभी भी गुचेंगे को गुस्सा नहीं दिला सकता, इसलिए मैंने ये चीज़ को पहले नहीं सोचा था। उसी वह पेश को तोड़ते हुआ पर गुचेंगे निकलने के बाद आपने कोल तोड़ में कहने लगा, अगर वहाँ पर ऐसा हुआ होता तो फिर मैं वहाँ पर ही तुम्हें खुद ही मार कर कुत्ते को खिला देता। आप गुचेंगे को यहाँ पर देखने के बाद ताबा सायोया बहुत ज़्यादा घबराने लगा और सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर बहुत बड़ा डेविल की तरह दिख रहा है। सायोया घबरा को गुचेंगे से पूछने लगा, गुचेंगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे कोल तोड़ में कहने लगा, हाँ ये मैं हूँ, ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रह रहे हो। जो सुनने के बाद सायोया अब घबरा को गुचेंगे को गीत करते हुए कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे प्लीज मुझे माफ कर देना मेरे पहले की इंश्योरेंस के लिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप किस लिए मेरे एक लोली ह्यूमन को बार बार टारगेट कर रहे हैं। जो सुने बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप अपने नाटक को बंद करो, अगर तुम्हें मालूम है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है तो भी तुम्हें वो चीज मुझे दे देना चाहिए, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। जो सुने के बाद सायो बहुत ज्यादा घबराता है और फिर कहने लगा, आखिरकार तुमने इसे ढूंढ ही लिया। जो सुने के बाद गुचेंगे कोल तोड़ में कहने लगा, मैं यहाँ पर अपने वक्त को बर्बाद नहीं कर सकता, तुम्हें समझ से उस आइटम को खुद के पास रखने की वजह से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर आ सकता है, मुझे वो चीज़ दे दो और मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। जो सुनने के बाद सायोया हंसते हुए कहने लगा, तुम इस शोध और वर्ल्ड डोमिनेशन को कभी हासिल नहीं कर सकते, या तो भी अगर तुम मुझे मार भी डालो तो भी नहीं। जो सुनने के बाद आप गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, मुझे लगता है तुम्हें शायद मालूम था ये दिन कभी न कभी आने वाला है, लेकिन क्या तुम सच में अपनी बहनों की कोई परवाह नहीं करते। और वो है जो आप एथानल ओवरकास्ट की रॉयल फैमिली के तहत प्रिंस जियालुए से शादी करने वाला है, इसलिए तुम उस शोध और वर्ल्ड डोमिनेशन को अपने हाथ में रखना चाहती हो। जो सुने बाद सायोया थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, गुचेंगे तुम्हें शायद उनकी जिंदगी की मदद से मुझे थे नहीं करना चाहिए, जो मैं उस शोध के साथ खुद को डिस्ट्रॉय कर लूंगा तो अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा उस 7 टूल्स ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को हासिल करने का। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या सच में।
तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे पास हजारों तरह की तरीका है उन लोगों पर टॉर्चर करने के लिए। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम जिन लोगों को भी परवाह करती हो उन लोगों को एक बहुत ज़्यादा एकदम प्राइस पे करना पड़ेगा यहाँ पर। मैं इसे तो शुरू करने वाला हूँ तुम्हारी जो चौथी सिस्टर के साथ। जो सुनने के बाद साहू या गुस्से में चिल्ला कहने लगा तुम। अगली पल खुद को संभालते हुए कहने लगा स्वॉर्ड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन और मैं दोनों ही एक दूसरे के साथ आप मार्च हो चुके हैं। मैं उसके पावर को बड़ो कर सकता हूँ लेकिन मैं उसे अपने बॉडी के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता। और जैसा अभी चल रहा है इस पूरे अपार इलम का किसी को भी नहीं मालूम है इसे किस तरह से सॉल्व करना है या तो अभी मुझे भी नहीं। ये सुने बाद गुचेंग के गुस्से में उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक करे हो। और फिर अगले बार गुचेंग की उसकी तरफ गले को पकड़ते हुए कहने लगा क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अगर मैं जो स्वॉर्ड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को खो दूं ये मेरे लिए एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी को खोने जैसा होगा। जो सुनने के बाद साओ की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है वो कहने लगा मैं अपनी दाव हाथ की कसम खाकर कह रहा हूँ मैं अभी तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर। तुम इसे यकीन करना चाहते हो या नहीं ये तुम्हारे मतलब है। जो सुनने के बाद गुचेंग की आप अपनी डेविल फेस बात हुए कहने लगा मैं तुम्हारी किसी भी बकवास पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करता। आप मुझे देखने दो तुम कौन सा सिक्के छुपा रही हो मुझसे। अगली पर हम लोग देख पाते हैं साओया के शॉर्ट से आप होली लाइट निकलने लगा जिसे देखने के बाद गुचेंग के खुद के होली डेमोनी बैरियर को बढ़ाने के बाद थोड़ा सा पीछे आ जाता है और शौक होकर कहने लगा तो भी तुमने उस वर्ल्ड ऑफ द सोड डोमिनेशन के साथ अपनी द प्राइमोर्डियल स्पिरिट को मिलाकर एक सोड एम्ब्रियो बना लिया है। आप ये चीज़ को जानने के बाद गुचेंग के डेमोनी फेस बनाते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं तो उस पर अपनी तो ताकत की वजह से सोल चार्ज करने की कोशिश करूँ तो फिर शायद मैं उस सोड एम्ब्रियो को भी रिश्ते कर दूंगा और सोड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन भी मेरी वजह से रिश्ते हो जाएगा। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानी भरा होगा। मैं सोच रहा हूँ साओ रोयन के पास क्या इसे आलो करने की कोई भी टेक्निक हो सकता है। आप साओ या खुद को संभालते हुए गुचेंगे से कहने लगा आप साहब तुम्हें मेरी बातों को यकीन करना चाहिए क्या तुम्हें यकीन हो रहा है। जो सुनी बात गुचेंगे स्टेज फेस बनाते हुए उससे कहने लगा मैं इसकी कोई भी परवाह नहीं करता तुम किस तरह से इसे करने वाले हो लेकिन अगर तुम मुझे स्वॉर्ड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन आधे महीने के अंदर नहीं दे पाए चाहे ये उफेया हो और तुम्हारे बाकी सारे सिबलिंग्स उन सभी को एक बहुत बड़ा प्राइस को पे करना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। अगली बार गुचेंग को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद साओ यह चिल्लाकर कहने लगा क्या सिर्फ आधा महीना ये बहुत ज़्यादा कम वक्त है। और फिर वो अपनी बातों को कंप्लीट भी नहीं कर पाता क्योंकि गुचेंग के उसके बात को बिना सुने यहाँ से चला गया है। आप साओ यह घबराते हुए अपने मन में कहने लगा गुचेंग को फेस करने के लिए मेरे पास अभी कोई भी पावर नहीं है। अगर मैंने तो स्वॉर्ड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को मेरे प्राइमोर्डियल स्पिरिट के साथ मार्च नहीं किया था वो शायद मेरे सोल को अच्छी तरह से सर्च कर पाता। अब क्या मेरे पास सिर्फ आधा महीने का वक्त है। अगली पर हम लोग देख पाते ताबा क्विंगसू और एक औरत के साथ फाइट कर रहा है अभी। और फिर ताबा क्विंगसू के देख के वही वहाँ पर उसको आकर जमीन पूरी तरह से टूटता है जिसे दौज करने के बाद वो औरत कहने लगा मिस मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी होगा। जो सुनने के बाद ताबा क्विंगसू कहने लगा नहीं मुझे तो जल्दी से खुद को ताकतवर बढ़ाना होगा सिर्फ उसके बाद ही मैं अपने तीसरे भाई की मदद कर पाऊंगा। उसके जो एनिमी है अभी वो कोई और नहीं गुचेंग के खुद है। आंटी हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जो सुनने के बाद वो औरत थोड़ा सा निराश होते हुए कहने लगा ठीक है मैं तुम्हें आप तो मेरी सिग्नेचर मूव को सिखाने वाला हूँ जब तुम भविष्य में गुचेंग के साथ फाइट करोगे या तो भी अगर तुम उसे हरा भी ना पाओ तुम उसके साथ कुछ देर तो फाइट जरूर कर पाओगे। अगली बॉल वो औरत एक डांस करते हुए कहने लगा इस मूव का नाम है चैन ब्लूजूम डांस। सच में दोस्तों यहाँ पर ये औरत कुछ ज्यादा भी खूबसूरत दिख रहा है लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस औरत के चेस्ट पर किसी ने अपने हाथ को घुसा दिया है जिसके वजह से उस औरत के चेस्ट से आप बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर वो इंसान कहने लगा क्या तुम मेरे मास्टर से कुछ देर तो फाइट करना चाहती हो। मुझे लगता है या तो अभी तुम मेरे मास्टर के सामने एक पल के लिए भी नहीं देख सकते। आप ये चीज को देखने के बाद ताबा क्विंगसू रोते हुए कहने लगा आंटी। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान कोई और नहीं गु होती है जिसने उस औरत को मारने के बाद उसे साइड में फेंक दिया है। जो चीज को देखने के बाद ताबा क्विंगसू आप चिल्ला कर कहने लगा तुम तो वो कार फेस्ट कमीने नहीं हो। ये मेरे तोबा फैमिली की टेरिटोरी है। तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर आने का। उसी वक्त उसके बाद को काटते हुए गोद दिया अपने हाथ में जो खून लगा उसे चाटते हुए कहने लगा हे मैं जो पहले उस 9 गेट माउंटेन के अंदर हाउस खेल रहा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे अभी के जॉब को मुझे। क्या तुम मेरे साथ खुद ही आने वाले हो या फिर मुझे तुमको आत्महत्या करने के बाद ले जाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद ताबा क्विंगसू बहुत ज़्यादा घबरा को अपने कम्युनिकेशन आइटम को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा तीसरी आंटी एक सुप्रीम रिलम के मास्टर था लेकिन फिर भी इसने उसे एक ही अटैक के अंदर ही मार डाला।
नहीं, मुझे मेरे फादर से मुझे मदद मांगना चाहिए। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते गुदी फिर से उसके पेट पर अपने पाँव की मदद से अटैक करते हुए कहने लगा, ये चीज़ थोड़ा सा भी काम नहीं करेगा। सच में दोस्तों गुदी बहुत ज़्यादा क्रूएल है, ये लिए 2 बार ऐसा कर रहा है इस लड़की के साथ। और फिर गुदी उस लड़की को अपने साथ से खींच कर ले जाते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को बिना मारे वो लोग कुछ भी नहीं समझते। जब तुम्हारे सामने एक ताकतवर इंसान खड़ा हो ना, तो अब उसके सामने खुद के सर को झुका देना चाहिए। शायद इस तरह तुम खुद जिंदा रह पाओ। किस लिए तुम लोग इतने आसान चीज को समझ नहीं पाते। उसी वक्त आगे बढ़ते हुए उस औरत को देखने के बाद गू दिए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ से जाने से पहले यहाँ पर एक आखिरी अटैक करना पड़ेगा। जो सुनी बात हम लोग देख पाते वो औरत बहुत ज्यादा ही घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बार हम लोग वहाँ पर बहुत बड़े पावर रिलीज को देख पाते और किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ को सुन पाते हैं। और फिर सीन चेंज होने के बाद हमें एम्पायर की पैलेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर एम्पायर वो प्रिंस जियालू से कहने लगा, प्रिंसेस फ्रेया का जो शादी का मैटर है उसे मुझे और भी ज़्यादा समझने के लिए थोड़ा सा और वक्त चाहिए। हाथ प्रिंस, आपको थोड़ा सा भी इम्पेशेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसा होगा अगर मैं उफिया से कह दूँ तुम्हें कुछ दिनों के लिए सिटी को घुमाने के लिए। जो सुनी वह प्रिंस जियालू खुश होकर कहने लगा, मैं अपने दीपेश गेतिदूत को पेश करता हूँ एम्पायर वू को। अगली बॉल उसे जाते हुए देखने के बाद एम्पायर वो अपनी एल्डर झांग से कहने लगा, मुझे बताओ भैया क्या एक डिग्निफाइड और ग्रेसफुल और अनप्लान्ड ब्यूटी नहीं है, तो फिर वो एक औरत की तरह किस तरह से मिंगकोंग से ज़्यादा कम है? क्या वो थोड़ा सा भी शामिल नहीं है तो उस सेकेंडरी कॉन्सर्ट बनने के लिए गुचेंगे क्या? तो फिर किस लिए गुचेंगे उस पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जो सुनी के बाद एल्डर झांग थोड़ा सा पोजिशन होते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है योर मेजेस्टी अभी भी गुचेंगे को फेवर कर रहा है। जो सुनने के बाद एम्पायर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज तो बिल्कुल साफ है, गुचेंग की अकेले ही किसी भी सुप्रीम सेक्ट और नोबेल हाउस के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और उसके पीछे उसके इमोता गु फैमिली भी है, जिसके जगह पर तो एताना ओवरकास्ट का जो रॉयल फैमिली है वो सच में ताकतवर तो है, लेकिन वो कोई राइटिया स्पोर्ट्स नहीं है। मैंने सुना है ताबा फैमिली की जो छोटी लड़की है वो अब गायब हो चुका है। जो सुनने के बाद एल्डर जंग कहने का बिल्कुल सही, उसके बारे में अभी भी हमें कुछ भी नहीं मालूम चला है। जो सुनने के बाद एम्पायर वो कहने लगा, इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब हम लोग उससे कुछ भी नहीं पता लगा पाए तो भी आप ताबा सायो को तो अब छोड़ दो। मैं ताबा उनत्या को थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं देना चाहता अपने विरुद्ध। अगली पोल हमें जो जनरल ताबा की मेंशन का सीन दिखाता है, जब वो ताबा सायो आगो चिल्ला और कहने लगा, क्या क्वीन क्यू को किसी ने पकड़ लिया है? जो सुनने के बाद जनरल ताबा थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा, जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मुझे सिर्फ वहाँ पर यही चीज मिला था और ताबा क्वींगसू कुछ भी नहीं कहता। और फिर जनरल ताबा थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, अब मैं अपनी फैमिली के जो हुनर है उससे रिश्तों कोने के बारे में थोड़ा सा भी परवाह नहीं करता। मैं सिर्फ चाहता हूँ वो पूरी तरह से सेफ रहे। ऐसे वक्त में मुझे लगता है मुझे अपनी प्राइड को छोड़कर योर मेजेस्टी से मदद मांगना पड़ेगा। मैं उसे मेरे तक पिछले कॉन्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा कंसिडर करने के लिए कहूँगा और उनसे ताबा फैमिली के लिए थोड़ा सा मदद मांगूंगा। और फिर वह जाते हुए उन दोनों से कहने लगा, और उस वक्त तो तुम लोग इस मैनर के अंदर ही रहोगे, कोई भी बाहर मत जाना। अब अगली बार ताबा क्वींगसू परेशान होते हुए अपने तीसरे भाई से कहने लगा, तीसरे भाई क्या ऐसा हो सकता है? उसी वक्त उसके बात को काटते हुए ताबा साहू भाई कहने लगा, ये चीज को गु चेंगे ने किया है। हाँ, उसने मुझे पहले ही कह दिया था किसी भी तरह की ट्रिक को ना खेलने के लिए। जो सुनने के बाद ताबा क्वींगसू परेशान होते हुए कहने लगा, तो फिर हम लोग अब क्या ही कर सकते हैं? उस मोस्ता के खिलाफ हमारी ताबा फैमिली। उसी वक्त उसके बात को काटते हुए ताबा साहू भाई उसे भागते हुए कहने लगा, दूसरी बहन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तो मैं गु चेंग को वो चीज नहीं देता जो उसे चाहिए तब तो ताबा क्वींगसू को कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे जरूर बचा लूंगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ताबा क्वींगसू थोड़ा सा सहत होता है और कुछ भी नहीं कहता। अगली बार से साहू है क्वींगसू की तरफ देखते हुए कहने लगा, अभी के लिए मैंने सुना है हमारे बोदार की करीब एक एंसेंट वाल्ड जो अब खुलने वाला है, क्या हमें जाना चाहिए वहाँ पर ही हमारे एल्डेस्ट बादार और हमारे सारे ट्रूप्स हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम है? जो सुनी बात ताबा क्वींगसू को कुछ याद आने के बाद कहने लगा, हाँ एल्डेस्ट बादार वहाँ पर एक स्पेस शिप को जरूर गार्ड कर रहा है। अगर उसकी रिपोर्ट को सच मानी तो फिर हम लोग को उसने कहा था उस अनओपन जो वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्चून भी हमें मिल सकता है। जब तो ना खुद ही पूरी तरह से खुल जाते हैं दूसरे दुनिया के लिए, तो अब तो हमारी उस सेलेस्टियल डायनेस्टी सब कुछ करेगा उसे छुपाने के लिए और उसके अंदर से लार्जेस्ट शेयर को हासिल करने के लिए। जो सुनी बात साबो अपने मन में कहने लगा, क्या मैं गेरे टू द सेलेस्टियल डायनेस्टी के अंदर इनकारनेट हुआ हूँ? क्योंकि जिस दुनिया में मैं रहता था वो इसके डायनेस्टी के साइड में है
अगर ऐसा ही है तो भी शायद मैं अपनी तो असली दुनिया में वापस जा सकता हूँ और यहाँ का जो बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए एक रास्ता जरूर ढूंढ सकता हूँ। सच में दोस्तों मुझे लगता है ताबा साहब अपनी खुद की फैमिली को अभी अबंधन करना चाहता है। ये इंसान थोड़ा सा भी चुजिनवार होने की लायक नहीं है। अगली वो ताबा साहब मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी इसके लिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर मैं इस दोनों दुनिया के अंदर बिना किसी रुकावट के इजाज़त कर पाऊँ। क्या इसका मतलब मेरे पास उस पूरी एंशिएंट वर्ल्ड के साइड रिसोर्सेज नहीं आ जाएगा? उसके बाद मैं आसानी से गुचेंग के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ। बिल्कुल सही, हेवन कभी अपनी रास्तों को पूरी तरह से खत्म नहीं करता। सच में दोस्तों इससे लगता है गुचेंग को मार सकता है अभी भी। अगली बार हमें गुचेंग के मेनोर का सीन दिखाई दे जहाँ पर गुचेंग के सेंते चूचू के साथ सो रहा है और फिर गुचेंग के तो सेंते चूचू को अपने हाथ से भागो तो अपने मन में कहने लगा, जो फ्रूट हो एप्पल है और बहुत जल्दी पाकने वाला है, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर मैं अपने हाथी नेट को बिछा सकूँ। मेरे पास जो अपना इनर यूनिवर्स है वो अभी पूरी तरह से अनस्टेबल है। उसे और भी ज़्यादा रिफाइन करने के लिए मुझे इतना ओवरकास्ट की बहुत ज़्यादा प्राइमोर्डियल एसेंस चाहिए। उसके बाद ही मैं उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर अगली बार गुचेंग स्टेज पे बात हुई अपने मन में कहने लगा, मेरी पावर अभी अपने एक बोतल में पहुंच चुका है। जब तक ना मैं बहुत सारी तो प्राइमोर्डियल बहुत ही एनलाइटेड बीइंग्स के प्राइमोर्डियल एसेंस को एब्जॉर्ब ना कर लूँ तब तो मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। उसी वो हम लोग देख पाते उसके कमरे के बाहर से आधा कहने लगा, मास्टर थर्ड प्रिंस जियालू यहाँ पर फिर से आ चुका है। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगे, क्या? लेकिन उसे इस बार मुझसे क्या चाहिए आप? जो सुनने के बाद स्टेज पे बात हुई आधा कहने लगा उसने कहा है और फिर जियालू के बात को याद करते हुए कहने लगा, मैं गुचेंगे को तो अपने बड़े भाई की तरह एक्नॉलेज करना चाहता हूँ और मैं उसे पूरी तरह से शार्प करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद जियालू के सार्वेंट परेशान होते हुए कहने लगा, योर हाइनेस ये चीज बहुत ज्यादा इनएप्रोप्रिएट दिख रहा है। किस तरह से इतना ओवरकास्ट कर एक रॉयल प्रिंस किसी का सार्वेंट बन सकता है? जो सुनने के बाद उसके बाद को काटते हुए जियालू मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। आप उस बात को याद करने के बाद आधा परेशान होते हुए गुचेंगे से कहने लगा, मास्टर मुझे संदेह है वो मेरा पोजीशन लेना चाहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर आधा अपने दिल के साथ गुचेंगे को शार्प होता है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ गुचेंगे कोई भी आधा को एबंधन नहीं करेगा। आखिरकार आधा उसके खुद की खून से बना है। प्रिंस जियालू अपने दोनों सर्वेंट के साथ गुचेंग के घर के बाहर खड़ा हुआ है और फिर उस घर के दरवाजे को खुलने के बाद गुचेंग के बाहर आकर प्रिंस जियालू से पूछने लगा, प्रिंस जियालू इस बार तुम किस लिए मुझे ढूंढ रहे थे? जो सुनने के बाद प्रिंस जियालू हंसते हुए कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे प्रिंस सेकेंड पीस वो लाए हमारे लिए एक गेम को ऑर्गेनाइज किया है और मैं आशा कर रहा था आप भी इसे जरूर ज्वाइन करेंगे। मैं यानी छोटा सा प्रिंस स्पेशली यहाँ पर आए हैं जो आप यानी जो यंग मास्टर चेंगे को लिया से ले जाने के लिए। जो सुनने के बाद गुचेंगे उसके लाख की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ ये सच में छोटा है लेकिन ये ब्लैक हार्टेड विलेन है। और भी गुचेंगे मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, प्रिंस जियालू सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक साथ जाकर इसे एक बार देख कर आते हैं। जो सुन गया प्रिंस जियालू वो एमसी के सामने झुकती हुई कहने लगा, बहुत अच्छे, मैं मास्टर चेंगे की बात को मानूंगा। और हम लोग प्रिंस जियालू के पीछे उसके दोनों सर्वेंट को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा निराश होने लगा। अगली पल प्रिंस जियालू एकदम माइंड तासने से आधा से कहने लगा, हम दोनों भाई को भविष्य में एक साथ काम करना चाहिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते आधा कुछ भी नहीं कहता। अगली पर हमें उस पैलेस का सीन दिखाई दे जहाँ पर प्रिंस उइलाइन है, जहाँ पर गुचेंग के आने के बाद चेला को कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ सेकेंड प्रिंस यहाँ पर किस तरह की गेम को ऑर्गेनाइज किया है और किस लिए यहाँ पर इतने सारे इंसान है। गुचेंग को यहाँ पर देखने के बाद एक काल्तिवेटर कहने लगा, ये तो यंग मास्टर चेंगे है। और फिर और एक काल्तिवेटर कहने लगा, और उनके साथ जुए इन इंपियर कोड के थर्ड प्रिंस जियाल वो भी है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे प्रिंसेस फिया को देखने के बाद कहने लगा, क्या प्रिंसेस फिया भी यहाँ पर है? क्या तुम आप फ्रीली मूव कर सकते हो? जो सुनने के बाद प्रिंसेस फिया गुचेंगे के सामने झुकती हुई कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे और थर्ड प्रिंस के वजह से मैं कर पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेकेंड प्रिंस उलाज चिल्ला कर कहने लगा, तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। हम लोगों ने बहुत सारे प्रिजनर को पकड़ा है हमारे तो बॉर्डर से, उनके मदद से हम लोग एक बड़े गेम को खेल सकते हैं। प्रिंस उलाय को इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद प्रिंसेस उससे चिल्ला कर कहने लगा, उलाय जब यंग मास्टर चेंगे को एड्रेस कर रहे हो तब तो उनको सम्मान के साथ एड्रेस करो। जो सुनने के बाद प्रिंस उलाय चिढ़ते हुए कहने लगा, इसका क्या ही मायने है, हम सभी यंग जनरेशन का हिस्सा हैं। जो सुनने के बाद प्रिंसेस ऊफ है उसके माइंड में कहने लगा, अपर रिलम के अंदर गुचेंगे जो करेंट था वो किसी भी एम्पायर से कम नहीं है। और प्रिंस उलाई को इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद प्रिंस जियाल वो अपने मन में कहने लगा, ये कितना बेवकूफ है। और फिर गुचेंगे कहने लगा, क्या कोई प्रिजनर?
जो सुनिया पिन से उलाए उन सभी को बाहर रखते हुए कहने लगा, उन सभी को आप आगे ले आओ। और फिर इन सारी पिजनों को देखा होते पिन से उलाए कहने लगा, इन सारी इंसानों को हम लोगों ने बॉर्डर से कैप्चर किया है। इनके अंदर बहुत सारी सेंट और एल्डर्स भी हैं, उनकी खुद के रिस्पेक्टिव फोर्स के अंदर से। और वे चिल्ला कर उन सारी इंसानों से कहने लगा, तुम लोग क्या साहस भी कैसे हो हमारे गिरे तू इमोटल डायनेस्टी के खिलाफ जाने का, और इसीलिए तुम लोग हालत अब ऐसा हो चुका, ये तुम्हारी खुद की गलती है। उसी पर हम लोग देख पाते वो डायनेस्टी का एक सोल्जर चिल्ला और उनसे कहने लगा, जल्दी से आगे बढ़ो। और भी पिन से ऊ लाए चिल्ला कर कहने लगा, जो अब तुम लोग हमारे गिरे तो इमोटल डायनेस्टी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर आज मैं पिन सोने के नाते तुम लोग को जिंदा रहने का एक मौका दूंगा। जो सोने के बाद हमारे साइड के एक कालती बजा चिल्ला को कहने लगा, क्या हमारे सेकंड बीच कितने ज्यादा काइंड आते थे। सच में दोस्तों ये पिंस बहुत बड़ा हिपोक्रेट है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। वो करे तो ठीक है और हम लोग करे तो वही बुरा। और फिर हम लोग देख पाते उन सारे पिजोने की मजे एक एल्डर अब कहने लगा, क्या तुम्हारे गिरे थे वो एमत दाने से कितने अधिक तारीन की है, तुम लोग बहुत ज्यादा ही सेमलेस हो। जो सुनी के बाद पिन सूला चिल्ला कहने लगा, तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ ऐसा कहने का। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो अपना एक अटैक उस एल्डर और उसके साइड में रहते हुए एक लड़की के ऊपर भी कर देता है, जिसके वजह से वो दोनों अब दौड़ के मारे जोर से चिल्लाने लगा। जिसे देखने के बाद एक छोटी सी लड़की अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना ही पड़ेगा अपने देश को ढूंढने के लिए। जिसके ओरा को महसूस करने के बाद गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, क्या इस लड़की के अंदर से ताबा सायो के जैसा सिमिलर ओरा निकल रहा है, क्या ये दोनों ही सेम प्लेस से आया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं पिंस उला बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हारे सामने जो प्लेस जो फॉरेस्ट है वही तुम लोगों का अगला एस्केप साइट है। अगर तुम लोग 3 दिन तो उसके अंदर जिंदा रह पाए तो फिर मैं तुम सभी को जाने दूंगा, आप भागना शुरू कर दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे पिजोने वहां से भागने लगा और उनके पीछे बहुत सारे कालती पत्थर आते हुए कहने लगा, इन सभी को मार डालो। जिसे देखने के बाद है पिजोना चिल्ला और कहने लगा, क्या ये कॉमी हमें जो एनिमल्स की तरह तीत कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते गिरे होते वो इमोटल डायनेस्टी के कोच प्रिंस और प्रिंसेस मिल को बहुत सारे पिजोना को ऐसे ही मारने लगा। सच में दोस्तों ये सारे प्रिंस और प्रिंसेस कहने के लायक भी नहीं है। और फिर वो छोटी सी लड़की अपने सामने और एक कालती पिता को मरते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और फिर हम लोग फिर से देख पाते हैं प्रिंस उलाय यंग मास्टर चेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे क्या आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते इस मजेदार गेम के अंदर। जो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ से ऐसे देखने वाला हूँ, मुझे डर है अगर मैंने यहाँ पर अपना मूव किया तो भी तुम थोड़ा सा भी मजा नहीं कर पाओगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं प्रिंस उलाय और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर प्रिंस उलाय वहाँ से जाते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं आपसे 3 दिन बाद मिलता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं पिन से ऊफ या कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर गुचेंगे मुस्कुराते हुए पिन से ऊफ या से पूछने लगा, किस लिए पिन से ऊफ या यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो सुनने के बाद पिन से ऊफ या कहने लगा, मुझे इस तरह से किलिंग का गेम थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। जो सुनने के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर क्या पिन से ऊफ या मेरे जैसे काहे थाते इंसान है। जो सुनने के बाद इनसे ऊप या एमसी किताब देखते हुए अपने पास का सीन को याद करने लगा जहाँ पर उसके फादर यानी गेरेथ एम्पायर वो उससे कहने लगा, हाँ गुचेंगे बहुत ज्यादा कुएल और रुतलेस है, लेकिन वो अपनी लड़कियों को बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है। तुम ताबा साइवा के लिए क्या फील करते हो। अब जब तुम गेरेथ इमोटल डायनेस्टी के प्रिंसेस हो, तुम्हारा मिशन यही होगा गुचेंग के हाथ को कैप्चर करना। अगर ये चीज सच में इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए तो भी जियालो के हाथ को कैप्चर करने की कोशिश करना। सच में दोस्तों ये एम्पायर अपनी लड़की को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ये किसी भी तरफ से एम्पायर कहलाने के लायक भी नहीं है। और फिर गुचेंगे फिर से कहने लगा, बाय द वे क्या तुम मुझे कह सकते हो ये सारी कैप्टी आपार इलाम के अंदर से तो नहीं है ना। जो सुनी के बाद पिंसे ऊप या कहने लगा, इनमें से बहुत सारे एक एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर से आए हैं, जो एक पेश करे के अंदर से लोग बाहर निकला था, वो हमारे गए तो इमोटल डायनेस्टी के बॉर्डर में है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो लोग थोड़ा सा ही पेशाल नहीं है। जो सुनने के बाद गुचेंगे सीरियस फेस बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या कोई एंशिएंट वर्ल्ड, अगर ऐसा ही है तो भी ताबा साओया के बाद जो 100 दिन थे वो पूरी तरह से सेंस बनाता है। अगर मैंने उस एंशिएंट वर्ल्ड पर कैप्चर कर लूँ तो फिर उसके बाद अपर इलम के चाहते और जितने भी लोअर इलम है उससे बहुत ज्यादा ही होगा। जो कहने के बाद हम लोग देख पाते गुचेंगे अपनी डेमोनी पावर को अपनी आंखों की मदद से इस्तेमाल करने लगा और फिर वो उस फॉरेस्ट के अंदर से एक तरफ देखने लगा जहाँ पर हम लोग उस छोटी सी लड़की को देख पाते जो अभी भी उस तरफ भाग रहा है।
और वो लड़की ये महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर जिसे देखने के बाद गो चेंग के मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो सुनने के बाद प्रिंसेस फिया चौंकते हुए कहने लगा क्या इंटरेस्टिंग, जिसके जवाब में गो चेंग के मुस्कुराते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है आप मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद प्रिंसेस फिया थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा तो फिर कैसा होगा अगर मैं आपको कंपनी दूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते प्रिंस जुआल वो उसके रुकते हुए कहने लगा इसके लिए प्रिंसेस फिया को थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये छोटा सा प्रिंस यो मास्टर चेंगे को एक कंपनी दे सकता है। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंस जियाल वो मुस्कुराते हुए अपने दोनों सर्वेंट से कहने लगा तुम दोनों को मुझे फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद वो के दोनों सर्वेंट ही चौंकते हुए कहने लगा योर हाइनेस ये आप क्या कह रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं प्रिंस जियाल को धक्का मारते हुए आधा आगे बढ़ते हुए कहने लगा तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या ही गलत है। जिसे सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं प्रिंस जियालुओ कुछ भी नहीं समझ पाता। सच में दोस्तों आधा को यहाँ पर जिलास फील हो रहा है प्रिंस जियालुओ से। आखिरकार वो गोचेंग का लेकी है यहाँ पर, कोई और चाकर भी उसका पैलेस कैसे ले सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं आधा यो मास्टर चेंगे से कहने लगा मेरे मास्टर आप यहाँ से चलते हैं। जो सुने बा हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे चिल्ला कर कहने लगा ठीक है तुम आप सिर्फ मुझे फॉलो करो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं प्रिंस जियालो को हालत को देखने के बाद प्रिंसेस सूफिया अपने मन में कहने लगा क्या ये वही आदमी है जो मुझसे शादी करना चाहता है। और सच में दोस्तों यह वह प्रिंस जियालो का मुख देखने जैसा हो चुका है। और फिर अगली पर हम लोग को उस छोटी सी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो अभी एक प्लेस के अंदर बैठ कर रोती हुई क्या अपने मन में कहने लगा मेरे फादर अभी कहाँ पर है। इस दुनिया के अंदर या तो भी इनविंसिबल लैंड सॉथ इमोर्टल भी आसानी से मर जाते हैं। वो सो कॉल्ड जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डेमोस के बारे में हम लोग को कहा जा रहा था वो शायद इस दुनिया के कल्टिवेटर है, मैंने सही कहा ना। और फिर वो अपने पास के मेमोरी को याद करते हुए कहने लगा उस दिन के अंदर हमारे आसमान में एक पेस कैरेक ओपन हो गया जिसे देखने के बाद हम लोग देख पाते बहुत सारे शोध इमोर्टल चिल्ला कर कहने लगा क्या आसमान अचानक से इस तरह से टूट क्यों रहा है। सू शक्ति सारे डिसेबल आप तैयार हो जाओ एनिमी के साथ मिलने के लिए। और फिर हमें बहुत सारे अपर इलाम के काल्तिविद को देदौर के दिखा कर कहने लगा क्या ये लोग बाहर के इलाम के डेमन है जो हमारी दुनिया में आ रहे हैं। और फिर वो छोटी सी लड़की अपने मन में कहने लगा वो लोग ऐसे किए थे जिसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। वो लोग अचानक से वहाँ पर आ गए। और फिर अपने सेक्टो का डिस्ट्रक्शन को याद करते हुए कहने लगा उन लोगों ने आसानी से हमारे सारे मेजर सौद सेक्ट को मारना और रिश्ते करना शुरू कर दिया। बाद में सुशांत जियानंद और कोंगशान और बाकी सारे मेजर सौद सेक्ट एक साथ मिलकर एक राइटियस पाथ बनाने लगा और वो लोग चारों तरफ से अपने सौद हिमताल को सामन करने लगा इन सारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डेमोन्स के खिलाफ रजिस्ट करने के लिए। और फिर एक सौद हिमताल को याद करते बाकी सारी गाल्तीवता को मारने के बाद वो लड़की छोटी सी लड़की अपने मन में कहने लगा हाँ जरूर हम लोग उन सारे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डेमन को बाहर निकालने में कामयाब जरूर हो गए लेकिन हमारे बहुत से शोध हिमताल तो भी यहाँ पर इंजाद हो गया था। और फिर उस पेस कैरेक्टर के बारे में सोचते हुए कहने लगा और वहाँ पर अभी भी वो बहुत बड़ा पेस कैरेक्टर था जिसे सील करना अभी भी बाकी था। और फिर अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहने लगा आखिरकार उन सभी ने मिलकर डिसाइड किया वो लोग बाहर जाकर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का जो डेमन का जो सोर्स है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और मैंने फादर भी उन सभी में से एक थे। और हम लोग देख पाते वो छोटी सी लड़की अपने फादर से पूछने लगा फादर क्या आपको सच में वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद उसका डैड उससे कहने लगा हमारे दुनिया के पीस के लिए किसी न किसी को तो ये चीज़ करना ही पड़ेगा, मैंने सही कहा ना। और तुम्हारे फादर की ताकत के साथ तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर वो लड़की खुद उस पेस कैरेक्टर से बाहर निकलने हुए हमसे कहने लगा लेकिन बहुत सारे महीने बीत जाने के बाद मेरे फादर और बाकी सारे लैंड सौद इमोर्टल उनमें से कोई भी हमारी दुनिया में वापस नहीं आ पाए। इसलिए मैं खुद उस पेस कैरेक्टर के अंदर आकर अपने फादर को ढूंढने के लिए अपना छोटा सा जर्नी को शुरू कर दिया। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जहाँ वो लड़की बहुत ज़्यादा रोते हुए अपने मन में हम कहने लगा इस वक्त में आकर मैं समझ पा रहा हूँ मेरे डैड और उनके सारे दोस्तों के आइडियाज कितने ज़्यादा रिडिकुलस था। हमारे दुनिया के बाहर की जो दुनिया है वो हमसे हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा भी नहीं सोच पा रहे थे। हम लोग एक कुएं के अंदर की फोक के जैसा है। ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक हेवन की सेंटर है। यह वो बहुत सारे पावरफुल इंसान है जैसे कि एक कोई फॉरेस्ट है। बहुत सारी दुनिया के साथ ये दुनिया बदल शेयर कर रहा है। इसलिए यहाँ के सारे कल्टिवेटर बहुत बार उन सारे वर्ल्ड पर जाकर उन्हें तो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते कोई कल्टिवेटर चिल्ला और कहने लगा
तो फिर तुम यहाँ पर छुपे हो। जिसकी आवाज़ को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की बहुत ज़्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं किसी ने उसके पाँव पर अटैक कर दिया है, जिसके वजह से वो छोटी सी लड़की आप दौड़ से चिल्लाने लगा। और फिर वहाँ पर दो प्रिंस और एक प्रिंसेस आते हुए कहने लगा, ओ इस बार एक छोटा सा लड़की है सिर्फ। मैं अभी सोच रहा था मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसके स्किन को उखाड़ लेना चाहिए। जो सुनने के बाद उसकी बहन यानी प्रिंसेस कहने लगा, क्या तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि वो एक छोटी सी लड़की है। सच में दोस्तों ये सारे लड़की और लड़कियां बहुत ज़्यादा ही क्रूएल है, जिन्हें देखने के बाद वो छोटी सी लड़की आप दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा रोने लगा। सच में दोस्तों मुझे इस छोटी सी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है यहाँ पर। और फिर वो प्रिंस अपने नाखून को दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगा, ये कितना ज़्यादा पीती है, तुम्हारी जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा एवरेज है और तुम्हें काले कोने का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा मुझे। जो सुनने के बाद और एक कालती बदल कहने लगा उसके साइड से, अगर तुम इसी तरह से अपनी बहुत को बर्बाद करते रहोगे तो फिर मैं खुद ही उसे मार डालूंगा। जो सुनने के बाद वो प्रिंस फिर से कहने लगा, तुम लोग किस लिए इतना ज़्यादा जल्दी में हो। इस तरह के स्ट्रगल को देखना जब तो तुम्हारे पहले अपने मौत के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और फिर वो प्रिंस बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहने लगा, ये इस दुनिया के सबसे बड़े प्लेजर में से एक है, क्या ये नहीं है। इसके साथ खेलने के अलावा और क्या ही तो मजेदार हो सकता है यहाँ पर। और कमजोर को मारना मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है। सच में दोस्तों ये कोई कालती बदल कहलाने के भी लायक नहीं है मुझे लग रहा है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते आसमान से कोई नीचे गिरकर उन दोनों को मारने लगा। और भी धुआं हारने के बाद हम लोग देख पाते आधा यहाँ पर आकर उन तीनों को मार डाला है। सच में दोस्तों आधा के लिए उन तीनों तो कालती बदल बिल्कुल कीड़े माकोड़ जैसा था, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा घबराता है। और फिर घबराते हुए गुचेंगे को अपनी तरह आते हुए देखने के बाद कहने लगा, तुम कौन हो। जो उसके बाद हम लोग देख पाते गुचेंगे अपने हाथ को उस लड़की की तरह बढ़ाने लगा। और फिर देवी जैसा फेस बनाते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ जरूर मैं एक अच्छा इंसान हूँ। क्या मैं कोई अच्छे इंसान की तरह एक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों आगे गुचेंगे कोई अच्छा इंसान है तो फिर इस दुनिया के हर एक इंसान शांत है। गुचेंग को देखने के बाद हमारा लिटिल वाइफू वहाँ से भागते हुए कहने लगा, मेरे करीब मत आना। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं उसके पाँव पे चोट लगने की वजह से हमारा लिटिल वाइफू वहाँ पर गिर जाता है और दौड़ के मारे जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसी बहुत कुछ महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और भी पीछे मुड़ के देखने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते गुचेंगे अब उसके चोट को हील कर रहा है, जिससे देखते हुए लिटिल वाइफू कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर गुचेंगे उसके चोट को हील करते हुए उससे कहने लगा, मैं शायद कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ लेकिन मैं कोई बुरा इंसान भी नहीं हूँ यहाँ पर। मैंने सिर्फ दूर से इस सीन को देखा था और मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आकर तुम्हें बचाने की कोशिश करने लगा। जो सुनने के बाद लिटिल वाइफू थोड़ा शांत होकर हमारे MC यानी गुचेंगे से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए नहीं आए हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा, तो फिर मैं किस लिए तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हमारे लिटिल वाइफू से कहने लगा, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हो और तुम ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकते। अगर तुम यहाँ से खुद भागने की कोशिश करने लगे तो फिर तुम किसी फेरोशियस बीस्ट के लिए एक खाना बन जाओगे। जो सुनने के बाद लिटिल बाबू थोड़ा सा घबरा कर गुचेंगे से पूछने लगा, तो फिर क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर अपने डेविल फेस की तरह दिख रहा है। और फिर अगली बार गुचेंगे लिटिल वाइफू को खड़ा करते हुए कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे नाम को आप जान सकता हूँ। जो सुनने के बाद लिटिल वाइफू थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, आकुइंग, चैन आकुइंग। दोस्तों हमारे लिटिल वाइफू का नाम चैन आकुइंग है, इसलिए मैं इसे आकुइंग ही कहूँगा। जो सुनने के बाद आप गुचेंगे कहने लगा, क्या आकुइंग, इस सोच में एक बहुत अच्छा नाम है। मैं तुम्हें सोच में मदद कर सकता हूँ लेकिन इसके बदले तू मुझे क्या ऑफर कर सकते हो। जब हम लोग थोड़ा सा भी रिलेटेड नहीं है, जब हम लोग पूरी तरह से अनरिलेटेड हैं तो अब शायद तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा चीज़ करने लगूँ और उसके बदले में कुछ भी बिना मांगू। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आकुइंग थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा, अगर तुम थोड़ा सा भी माइंड नहीं करते हो। उसी वह गुचेंगे उसके बात को काटते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, उसके बदले में आकुइंग तुम मुझे तुम्हारी दुनिया के बारे में बताओगे। जो सुनने के बाद पहले आकुइंग बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बार गुचेंगे से पीछे हाथते हुए कहने लगा, तुम्हें किस तरह से इसके बारे में मालूम है। जो सुनी बात गुचेंगे थोड़ा सा कोल तोड़ में कहने लगा, इसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेंज चीज क्या ही है। तुम्हें तुम्हारे ओरा को महसूस करने के बाद ये जरूर कह सकते हो तुम हमारी दुनिया के नहीं हो। और फिर गुचेंगे उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, और मैंने तुम्हें भी अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंसानों को भी देखा है। मैं सिर्फ थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, लेकिन जब तुम इसके नहीं बताना चाहते हैं तो फिर ऐसा समझ लो हम लोग गलती से यहाँ पर मिल गए थे।
आधा वहाँ पर गाछ लगाना बंद करो, आप यहाँ से चलते हैं। सच में दोस्तों आधा उन सभी को मारने के बाद मिट्टी में पोत दिया है और फिर गाछ भी लगाने लगा उनके ऊपर। आप गुचेंगी की बात को सुने पर आधा कहने लगा ठीक है। अगली बार गुचेंगी को इस तरह से जाते हुए देखने के बाद आकोइंग थोड़ा सा परेशान में कहने लगा मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम पर यकीन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हुआ। हाँ जरूर, तुम खुद को एक अच्छा इंसान तो नहीं कह रहे हो, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट कह रहा है तुम जरूर एक अच्छा इंसान हो सकती हो। जो सुनी के बाद गुचेंगे अपने डेविल फेस बांधते हुए कहने लगा क्या, लेकिन किस लिए। जो सुनी के बाद आकोइंग आप गुचेंगे से एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा हाँ जरूर, तुम बहुत ज्यादा रिफाइंड और अनस्किल्ड हो वॉरफेयर के अंदर, लेकिन तुम्हारी साबिन की जो स्ट्रेंथ है, अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी चोट पहुंचाना चाहते तो फिर तुम्हें इसके लिए किसी भी तरह की स्कीम करने की जरूरत नहीं है। और उसी वो आखियों अपने मन में कहने लगा इसकी साबिन की जो पावर है, शायद ये इंसान कोई तो बहुत बड़ी तेतास का इंसान होगा यहाँ पर। जो सुनी के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आकोइंग से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा ही क्लेवर हो। अगली पल हमें अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर गुचेंगे और आधा गिरीत वो इमोटल डायनेस्टी में वापस आने लगा और उन्हें देखने के बाद हर कोई कहने लगा गुचेंगे यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर गुचेंगे सेकंड प्रिंस से कहने लगा मैंने नहीं सोचा था सेकंड प्रिंस भी इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। जो सुनी के बाद सेकंड प्रिंस से जियाल वो कहने लगा सॉरी दोस्तों वो लाए कहने लगा हाँ मैंने भी नहीं सोचा था ये प्रिंस जितनी जल्दी वापस आएगा, लेकिन इस बार जितने भी प्रेरित थे उन्हें मारना बहुत ज्यादा आसान था। और उसी पर थात प्रिंस जियालो इन दोनों को देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पर आधा थात प्रिंस जियालो को चिढ़ाने लगा अपने जीप दिखाकर और आकोइंग अपने मन में सोचने लगा क्या इसका नाम यो मास्टर चेंगे है। आप सेकंड प्रिंस आकोइंग के देखने के बाद पूछने लगा ये द छोटा सा लड़की कौन है। जो सोने के बाद गुचेंगे आकोइंग से मिलाते हुए कहने लगा मुझे उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था और वो मुझे अपनी सिस्टर का याद दिलाता है, इसलिए मैं उसे इस तरह से नहीं देख पा रहा था और इसीलिए मैंने उसे रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया है। सेकंड प्रिंस मुझे नहीं लगता आप इससे कोई भी माइंड करेंगे, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी के बाद सेकंड प्रिंस हंसते हुए कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल नेचुरल है, ये लड़की शायद बहुत ज्यादा लकी है जो यो मास्टर चेंगे को ये पसंद आ चुका है। आप ये चीज को देखने के बाद आखिर कुछ भी नहीं समझ पाता। उसी वो एक गार्ड था सेकंड प्रिंस से कहने लगा मैं यहाँ पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। रीड शार्पेन सेक के बहुत सारे आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स आप वहाँ से गायब हो चुके हैं। जो सुनी के बाद सेकंड भी बहुत ज्यादा गुस्से होते कहने क्या कहा तुमने। और उसके पीछे हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस उफेद है बहुत ज्यादा घबराने लगा और एक काल्टिवेटर पोजिशन होते हुए कहने लगा जाओ के रीड शार्पेन सेक की लीडर की ग्रेट ग्रैंडसन है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है हमारे लिए। अब जो सुनी के बाद सेकंड पीस बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा कौन इंसान ने ऐसा किया है, किसका इतना साहस हो गया जो इस तरह से काम किया है। अगर मैंने उसे सोच में ढूंढ लिया। और उसी पर ये चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आकोइंग बहुत ज्यादा घबराने लगा। जो चीज को देखने के बाद प्रिंस ऊपिया सब कुछ समझ जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर प्रिंस ऊपिया सेकंड प्रिंस के कांधे पर हाथ रखते उससे कहने लगा हर एक हंटिंग ग्राउंड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ऐसे वक्त में तो ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है वहाँ पर किसी भी डेंजर के साथ एनकाउंटर होना या फिर एक्सीडेंट हो जाना। जो चीज सुनने के बाद सेकंड भी स्वास्थ्य चिढ़ती हुई कहने लगा वो सारी पीढ़ी को हम लोगों ने अच्छी तरह से पाको को रखा था और उनमें से हर किसी का जो मैजिकल पावर था उससे भी हम लोगों ने शील्ड कर दिया तो फिर एक ऐसा ही हो सकता है। उसी पर ये सुनने के बाद प्रिंसेस उफिया उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगा अगर फिरोज या विष्णु ने उन्हें पाको लिया होगा तो फिर इसमें थोड़ा सा भी चौंकने की कोई भी बात नहीं है। तो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ वो जरूर हो चुका है उनके लिमिटेड एबिलिटी के साथ। आप उफिया को गुस्सा करते हुए देखने के बाद सेकंड पीस उलाई तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और उसी पर बाकी से कालते कहने था सेकंड प्रिंसेस उफिया ने बिल्कुल सही कहा है वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उस फॉरेस्ट के अंदर बहुत से ताकतवर फेरोसियस बीस्ट भी हैं। अगली पल हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस उफिया अपने पीछे से एक इंसान को बुलाते हुए कहने लगा कोई आंख और इस छोटी लड़की के जितने भी रिस्ट्रिक्शन है उसे हटा दो और उसे वापस ले जाकर उसे अच्छी तरह से रहना देना और उसके जो क्लोथ्स है उसे भी चेंज कर देना। जो सुनी के बाद आंखों में परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा उन लोगों को अच्छी तरह से सब मालूम चल चुका था तो फिर किस लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं सेकंड पीस उला अभी भी गुस्सा हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी भी आकोइंग की स्वर को चला रहा था और आकोइंग आप गोचेंगे तो आप देखने लगा सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर एक डेमोनिक काल्टिवेटर की तरह दिख रहा है उस अपनी डेमोन लॉर्ड की फॉर्म की तरह जब वो अपनी प्यारी डिसाइपल को इस तरह से चलाया करता था। और फिर अगली पल हमें नाइट का सीन दिखाए थे जहाँ पर आकोइंग बात लेते हुए अपने एक सर्वेंट से पूछने लगा
मुझे मेडिसिन लगाने में मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो सुनने के बाद वो सार्बे बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं ये चीज़ थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं है, ये चीज़ वो है जो मुझे करना ही था। और ऐसे भी यंग मास्टर चेंगे ने मुझे एक काम करने के लिए कहा था। जो सुनने के बाद आकोइंग थोड़ा शर्माते हुए कहने लगा, क्या यंग मास्टर चेंगे, क्या यही उसका असली नाम है? जो सुनने के बाद वो सार्बे थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी यंग मास्टर चेंगे के नाम के बारे में नहीं मालूम है? जो सुनी वह आकोइंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे पूछने लगा, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? हाँ, मैं जानता हूँ वो एक अच्छा इंसान है और इस बार मैं उसे एक बहुत बड़े फेवर को भी वो करता हूँ। जो सुनी के पास वो सार्बेदा उठते हुए कहने लगा, क्या कोई अच्छा इंसान? अगर मैं तुम्हें सच कहूँ ना, तुम किसी भी अच्छे या बुरे पर्सन की तरह उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। और फिर वो सार्बे मेडिसिन को एक प्लेस पे रखते हुए कहने लगा, अगर तुम यो मास्टर चेंगे के बारे में जानना चाहते हो तो भी शायद तुम्हें इसके लिए बहुत सारे दिन भी लग जाए सब कुछ सुनने में, लेकिन तुम्हें एक चीज जरूर याद रखना है। जो सुनने के बाद आपको ही कहने लगा, क्या कौन सा चीज? जो सुनने के बाद वो सार्बेदाब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, कल्टीवेशन और पावर इन दोनों के टर्म्स में ही यंग मास्टर चेंगे इस आपात रियम के अंदर के एक बार टॉप में खड़ा हुआ है। आज के आपात रियम के अंदर अगर तुमने पब्लिक में ये कह दिया तुम यंग मास्टर चेंगे से एफिलिएट हो, तो फिर कोई भी सुपिंग सेक्ट या फिर कोई भी ग्रेट सेक्ट भी तुम्हें तो थोड़ा सा भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचेंगे। जो सुनने के बाद आकोई थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, क्या इस दुनिया के टॉप में है वो? और फिर आकोई अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई भी शौक की बात नहीं है। इतने इंसानों को मारने के बाद भी कोई भी उससे कोई भी किसी भी तरह के सवाल पूछने की साहस भी नहीं कर पाया। और या तो भी उन लोगों ने मुझ पर जो रिस्ट्रिक्शन था उसे भी हटा दिया इतनी आसानी से। और फिर कहीं आकोइंग थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लगा इस यंग मास्टर चेंगे बहुत ज्यादा पावर को या वह पोजेस करते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा भी इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्या ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा फादर को ढूंढने में अगर यंग मास्टर चेंगे मुझे मदद करते हैं? अगली पल हमें यंग मास्टर चेंगे की जो घर का सीन है वो दिखाए थे। वहाँ पर सात पिन जियाल वो आकर आधा से कहने लगा, हे बड़े भाई, मैं जियालू, मैंने आपको कब ऑफेंस किया है? इससे भी आलोक उनके सावधान होने के नाते ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी अप्रोप्रिएट क्या है? यंग मास्टर चेंगे को ये नहीं बताना मैं उनको अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हम लोग देख पाते हैं ये सुनने के बाद भी आधा हुआ पर थोड़ा सा भी मूव नहीं करता। और प्रिंस जियालू के दोनों सार्बेद अब एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहने लगा, क्या हमारे हाइनेस को इस तरह से काम करना चाहिए? क्या वो हमारे इम्पीरियल कोर्ट की जो पावर है उसे इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं? जो सुने पर और एक सार्बे कहने लगा, वो भी ठीक है। सच में दोस्तों इसके दोनों सार्बे अब इस पर पूरी तरह से गिव अप कर चुके हैं। अगले पर हमें गुचेंगी के घर का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई उन्हें उसे तीर देते हुए कहने लगा, मास्टर पहले थोड़ा सा तीर ले लीजिए। और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं, ये गु होती है जिसे देखते हुए गुचेंगे आप कहने लगा, क्या ऐसा लग रहा है तुम अपनी इस जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा एडाप्ट हो चुके हो? जो सुनने के बाद गोदी आप मुस्कुराते हुए गुचेंगे से कहने लगा, ये सब कुछ आपके एप्रिसिएशन और गाइडेंस की वजह से हो रहा है मास्टर। जो सुनने के बाद गुचेंगे उस तीक को पीते हुए कहने लगा, उस चीज के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करते हुए करने के लिए कहा था? जो सुनने के बाद गोदी आप मुस्कुराते हुए गुचेंगे से कहने लगा, जैसा आपने कहा था गेरी, तो इमोर्टल डायनेस्टी के बोदार में एक स्टेबल स्पेसियल रिफ्ट अपेयर हो चुका है और ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर लगभग 1 साल से है। गेरी, वो इमोर्टल डायनेस्टी ने अपने बहुत सारी मिलिट्री जनरल्स को वहाँ पर भेजा है उस प्लेस को गार्ड करने के लिए। वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं वो लोग हॉस्टाइल फोर्सेस के खिलाफ वहाँ पर गार्ड कर रहे हैं, लेकिन असल में वो लोग उस एंशिएंट वर्ल्ड की जो एंट्रेंस है उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनने के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या गेरी, वो इमोर्टल डायनेस्टी अपना बेस्ट दे रहे हैं इस चीज को छुपाने के लिए? इसका मतलब यही है उस एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर सच में शायद बहुत सारी सीक्रेट चीज भी हो सकता है। पानी अभी बहुत ज्यादा साफ दिख रहा है यहाँ पर। आप बाहर जाकर इस न्यूज को चारों तरफ फैला दो और हर एक फोर्सेस को इस मौजे में आप हिस्सा लेने दो। जो सुनने के बाद गोदी मुस्कुराते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही। और गोदी गुचेंगे को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हमारे मास्टर सच में बहुत बड़ा ही डेमन है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को लिए मिल सकता है। सच में दोस्तों गोदी धीरे धीरे गुचेंगे का छोटा भाई बनते हुए जा रहा है। और फिर गोदी गुचेंगे से कहने लगा, मास्टर और एक बात, ताबा फैमिली के जो 4th यंग लेडी है
वो पिछले कुछ दिनों से आपके से मिलने के लिए पूछ रहे हैं और वो बार बार यही कह रहे हैं उसे अच्छी तरह से मालूम है आप ही इसके पीछे हैं। तो फिर क्या हमें उसे उसी पर पूछेंगे? उसके बात को काटते हुए उससे कहने लगा, उसे इस तरह से चिल्लाए तो वो अभी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और फिर गुचेंग के आते व्यक्ति को गोदी को देते हुए कहने लगा, तुमने सच में बहुत दिनों से बहुत अच्छा ही काम कर रहे हो। ये एक जेद पाल है जो एक कुआसी एम्पर आते हुए थे तुम्हारे उस ग्रेट माउंटेन के अंदर से, जिससे मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। आपसे और भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करना जेद पेवेलियन के लिए, और मुझे थोड़ा सा भी निराश मत करना। आप इस आते को देखने के बाद गो चेंगे के सामने झुकते हुए अपने स्वर को मिट्टी में मारने लगा। और फिर गोदी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, युवा मस्टर चेंगे, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। गोदी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद के जिंदगी को भी सेक्रीफाइस करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। वो आपकी किसी भी वजह के लिए मरने के लिए भी तैयार है। जो सुने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोदी से कहने लगा, तुमने मेरे फ्लोर को पूरी तरह से रुइन कर दिया है यहाँ पर, कि इसलिए तुम अभी भी यहाँ पर हो। क्या तुम इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करूंगा। और फिर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, ये बच्चा सच में एक विलेन बनने के लिए जन्मा है। अगली पर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर आकुइंग आते हुए गुचेंगे से पूछने लगा, मेरे विक्टर, क्या आपने मुझे बुलाया है? आप आकुइंग को देखने के बाद सेंटेंस चूचू गोचेंगे से पूछने लगे, क्या ये चीज बिल्कुल ठीक है? आप मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जो सुनने के बाद गोचेंगे सेंटेंस चूचू से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर गोचेंगे आकुइंग से कहने लगा, हाँ मिस कुइंग, यहाँ पर आओ और मेरे साथ मिलकर खाना खा लो। जो सुनने के बाद आकुइंग इतने सारे खाना को देखने के बाद खुश होकर कहने लगा, क्या आपने ऐसा ही चीज मेरे लिए प्रिपेयर किया है? और फिर आकुइंग अपने मन में कहने लगा, मेरे फादर और मदर के अलावा कोई भी मुझे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर सकता। और फिर गुचेंग के मुस्कुराते हुए आकुइंग से कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं, इसीलिए तुम्हें और भी ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप खाना खाते हो और बात करते हैं। जो सुनने के बाद आकुइंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, ठीक है। अगली बार आकुइंग गुचेंग को सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हमारी दुनिया के अंदर हर कोई सिर्फ स्वतंत्र को प्रैक्टिस करते हैं। और फिर एक बच्चे और एक शोध को इमेजिन करते हुए कहने लगा, वहाँ पर हर कोई अपने जन्म के वक्त ही एक शोध स्पिरिट के साथ ही जन्माता है। सिर्फ इसी वजह से एंशिएंट बॉक्स से वहाँ पे जो शोध स्पिरिट है उसे बहुत से लेवल में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि हेवन, अर्थ, प्रोफाउंड, येलो, स्पिरिट एंड गॉड। जिन लोगों के पास ग्रेट टैलेंट है वो लोग बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट को अचीव कर सकते, वो भी बिना कुछ ज्यादा कल्टिवेट किए हुए। और या तो भी उनके जो फ्यूचर अचीवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और फिर आपको इन खुद की ट्रेनिंग के बारे में याद करते हुए कहने लगा, लेकिन एक गॉड लेवल की सोल स्पिरिट को हम लोगों ने बहुत सालों से नहीं देखा है। मेरे जैसे एक स्पिरिट लेवल की सोल स्पिरिट जिसे वहाँ पर पहले ही एक जीनियस माना जाता है, हर एक सेक्ट और फैक्शन इसे अच्छी तरह से हासिल करना चाहते हैं। कि इसलिए मैं स्पिरिट लेवल सोल स्पिरिट को पोजेस करता, वो शायद मेरे फादर की वजह से हैं, जो एक ताकतवर लैंड इमोर्टल पहले ही बन चुके हैं। हमारी दुनिया के अंदर लैंड सोल इमोर्टल पहले ही जो कल्टिवेशन के पिनाकल में पहुंच जाते हैं। वो लोग सिर्फ एक ही स्टेप दूर है भॉयड को सेतार करने के बाद ट्रांसेंडेंट टेबुलेशन को हासिल करने के लिए। और फिर एक सोल इमोर्टल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, लेकिन भॉयड को तोड़कर इमोर्टलिटी को हासिल कर पाना ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो आखिरी इंसान जो हमारी दुनिया के अंदर उस चीज को हासिल कर पाया था, वो ओल्ड सोल इमोर्टल है, वो भी सू सेक के अंदर से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने ट्रांसेंडेंट टेबुलेशन के अंदर थोड़ा सा भी ट्रांसेंड नहीं कर पाया और अपनी सेक के अंदर ही वो मारा गया था, और जिसके वजह से उसके सोल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन तब से हम इसे कभी भी नहीं सोचा था उसके लेवल में कोई और पहुंच भी पाया है। ये सब कुछ सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, क्या एक लैंड सोल इमोर्टल ये कितना तो कमजोर है। और फिर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये जो लैंड सोल इमोर्टल है वो कोई भी एनलाइटेड बीइंग नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा एक क्वासी एम्पर रिलम में पहुंच सकते हैं। और गुचेंगे की बात को सुनने के बाद आपको थोड़ा सा परेशान होने लगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का ध्यान होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।